करने की जरूरत नहीं, 2 कर ही रहे, फिर क्या चाहिए? करना है तो बोलो। ठीक है, चलेगा। तो मैंने आपको प्रोजेक्शन वाला पार्ट पढ़ा दिया था। ओके ओके, ठीक है। तो बस चलते हैं हम लोग, थोड़ा रिवाइज करेंगे चीज़ों को। तो एसएचएम में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। ओके, उन कॉन्सेप्ट में हमारी एक तो ये बात हुई थी कि किस किस तरह की इक्वेशंस को लेकर बात कर रहे थे हम लोग। एक तो ये कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक तो इसको लेकर बात कर रहे थे, जिसमें ये था कि इसमें क्या था, इस वाले कॉन्सेप्ट की अगर बात कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन की बात करें तो क्या मतलब था, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट और ओरिजिन दोनों एक ही जगह पर है। फिर दूसरा था x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, अच्छा ये फाइव वाला जो पार्ट है किस पे डिपेंड करता है, t इक्वल टू 0 कहाँ चूज करेंगे। और ये जो इक्वेशन है कहाँ किस कब मिलती है अपने को, जब ओरिजिन और इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम पॉइंट पर है। और x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन कब है, जब ओरिजिन और इक्विलिब्रियम पॉइंट दो अलग अलग जगह पर है, दो अलग अलग प्लेसेस पर है। ये बात समझ में आ रही सबको? ये दोनों इक्वेशन जो है वो एसएचएम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमें मालूम है इस केस में यहाँ क्या है, देखो ये होता है पोजीशन, क्या बात हुई थी हमारी, पोजीशन। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ ये जो x है, यहाँ ये जो x है ये क्या है, ये तो अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। फिर हमने बात किया था प्रोजेक्शन को लेकर, हमने बात किया था प्रोजेक्शन को लेकर, उसको भी लेकर थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। तो हमारी बात हुई थी प्रोजेक्शन, यानी किसका प्रोजेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन को लेकर बात हुई थी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो क्या देखा था हम लोगों ने कि मान लो इस सर्कल में एक पार्टिकल है जो घूम रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या माना था, रेफरेंस लाइन। ये क्या था, हमारा बॉल। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने को भी कहा होगा, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो दरअसल इस पार्टिकल का क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एसएचएम कर रहा है एक तरह से, तो शेडो एसएचएम कर रही है, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे थे हम लोग। ऐसे, है ना। तो इसका ये हो जाएगा एक तरह से x प्लस एक्स इक्वल टू प्लस ए, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, और ये है मान लो यहाँ, है ना। और ये ओमेगा से क्या कर रहा है, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से, और है ना, यानी स्पीड इसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मान लो मैंने कहा है कि
अगर यहाँ था मान लो t इक्वल टू 0 पर मैं यहाँ चूज करता हूँ, तो ये ओमेगा से घूमने की वजह से क्या होगा, किसी जनरल टाइम t पर यहाँ पहुंच जाएगा। जनरल टाइम t पर यहाँ पहुंचेगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया ओमेगा इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ओके, तो इसका प्रोजेक्शन देखेंगे हम लोग। अगर ये यहाँ है तो आप देख रहे हो कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, यानी यहाँ नजर आएगा नहीं, तो अपने को लगेगा कि ये इधर कहीं जा रहा है। जब ये यहाँ था तो अपने को क्या लग रहा था कि ये इधर जा रहा है कि नहीं। और जब यहाँ है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक तरह से 0। उसके बाद में इधर आएगा, तो अगर यहाँ है तो यहाँ नजर आएगा कि इधर जाता हुआ नजर आएगा अपने को, है कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये x है, तो आपको मालूम अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी क्या होगा, ओमेगा टी। और ये क्या है हमारे पास में, एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये बात समझ में आ रही है ना। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। मैंने एनर्जी वाला पार्ट भी आपको पढ़ा दिया था, आपको याद हो तो, है ना। मैंने एवरेज निकालना भी बताया था आपको, है ना। तो वो बात हो गई थी। और मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया था कि आपको, नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, अभी आएंगे उस पॉइंट पर। मैंने एग्जाम्पल 9 करवाया आपको, नहीं करवाया होगा, तो करवाया था। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। चलिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। ओके, मैंने आपको वो पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सिस्टम की, एसएचएम में फोर्स मेथड बताया हो। फोर्स और टॉर्क मेथड और एक एनर्जी मेथड था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। पीयूष पढ़ाया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 क्या है। चलिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें देखो एनएलएम का कॉन्सेप्ट भी लगेगा यहाँ। ये कॉन्सेप्ट यानी ये इसको बोलते हैं मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो जैसे एग्जाम्पल 9 है हमारे पास में। The friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu, and the horizontal plane is smooth if the system is slightly displaced and released। यानी ऐसा दिया हुआ है। यहाँ ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है और ये स्प्रिंग है। Friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu, and the horizontal plane is smooth. Okay. If the system is slightly displaced and released, find the time period, find the magnitude of frictional force between the blocks when the displacement from mean position is x. What can be the maximum amplitude if the upper block? What can be the maximum amplitude if the upper block does not slip relative to the lower block? तो देखो होगा क्या एक्चुअली में, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है,
इसका मास स्मॉल एम है और ये के है। ओके, तो ये मान लेते हैं कि ये x इक्वल टू 0 है। हमने इसको x डिस्प्लेस किया इधर की तरफ। ठीक तो ये हमारे पास में यहाँ आ जाएगा ऐसा। तो आप देख रहे हो कि इधर इसको मतलब वहाँ नहीं, यहाँ स्प्रिंग फोर्स इधर कितना लग रहा होगा अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करके लाया तो k इंटू एक्स लग रहा है ना। ये बात समझ आ रही है? इसका एक्सेलरेशन मैं इधर ही मान लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे सिस्टम पर अगर आप देखो तो इस पूरे सिस्टम पर अगर आप निगाह डालते हो तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, के एक्स ही तो है। तो आपके पास इक्वेशन क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, यानी क्या लिखो, के एक्स इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया के एक्स बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि साथ में चल रहे हैं, है ना साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो ये पूछ रहा है कि एक तो टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड तो यहाँ से सीधा आ गया, उधर ही एक्सेलरेशन मैंने मान लिया। तो टाइम पीरियड तो कुछ है नहीं क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मान रहे हैं, तो टाइम पीरियड तो यहाँ से मिल जाएगा। इसको किससे कंपेयर कर लो, आपको देखो ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या रही, देखो ये आ जा रही है के बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू है 2 पाई रूट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई के, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड दी magnitude of the frictional force between the blocks when the displacement from mean position is x। लेकिन ये उस केस के लिए बोल रहा है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, है ना, तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ये रिलेशन मिलेगी अपने को यहाँ से। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं, किनका है, इन दोनों का। ठीक, आगे चलें, लिख लिया आप लोगों ने, आगे चलें। अब यहाँ देखिए आप कि एफबीडी जब बनाएंगे और ये नीचे वाला ब्लॉक है, इसको इधर कितना लग रहा है, कि एक्स लग रहा है, इसकी टेंडेंसी किधर है, लेफ्ट में जाने की है ना, इसका मतलब इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक, और इसको इधर की तरफ लग रहा होगा, तभी तो इसका भी तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ इस वाले को ले लो आप, इस वाली इक्वेशन को देखोगे, एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे, क्योंकि इसका मास एम है, इसका कैपिटल एम है। तो हमारे पास एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, एम, और ए की वैल्यू वहां से रखेंगे के एक्स बाई ये। तो हमारे पास में अब इसमें ये है बस कि नीचे वाले ब्लॉक को पीछे लग रहा है ना, और आगे वाले इसको आगे की तरफ लग रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ एक्स का मॉड ले लो, भाई मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा एम के मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ये बना रहेगा जो कि एक्स के साथ वेरी कर रहा है, डायरेक्शन तो हम देखेंगे किधर लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए म्यू एम इंटू जी। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब है एक्स जो है यहाँ आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एम लेस देन म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया,
तो हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू आ जाएगा म्यू जी एम बाई एम बाई के, ये आंसर आना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो गया, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो गया म्यू जी एम प्लस एम डिवाइड बाई के। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं बाकी लोगों को आई कि नहीं यार, ये समझना जरूरी है। आदित्य भाटिया समझ में आया? यस सर। आ रहे हैं। जतिन आपको समझ में आ रहा बेटा? यस सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ? यस सर। सिद्धांत सिद्धांत यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? सन्निधि, हाँ। कौन से इस पॉइंट को वापस समझाएं? समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। देखो कैसे, फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो ये दरअसल वो क्या रहा है यहाँ, देखो वापस से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई बाकी लोगों ने लिख लिया ना, इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसा मानते हैं, ये कह रहा है कि हमारे पास में ये ब्लॉक है, ओके, और ये स्मॉलर, ये इसका मास एम है, इसका कैपिटल एम है, और ये स्प्रिंग से ऐसे अटैच है, ओके। अभी ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, यानी इसका मतलब सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है। ये कह रहा है कि इसको हमने मान लो एक्स डिस्प्लेस किया, तो अगर एक्स डिस्प्लेस किया तो इस पूरे सिस्टम पर आप देख रहे हो कि इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, यानी के एक्स लग रहा होगा। सन्निधि यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप ये देखो, ये इधर लग रहा है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है, ये जो जैसे इसने कहा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, है ना, ये इनका टाइम पीरियड बताओ, तो कहने का मतलब ये कहना है, कहने का मतलब इसका ये है कि दोनों ही हमेशा साथ में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा साथ में रहते हैं। इसका मतलब पूरा एक सिस्टम मान लेंगे हम लोग, यानी टोटल मास कितना हो गया इसका, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो गया। तो हमने टाइम पीरियड देखा, ये कितना आता है, इसका टाइम पीरियड आता है एक तरह से एम डैश बाई के, सॉरी के, टाइम पीरियड क्या आता है, के बाई एम डैश आता है एक तरह से, 2 पाई रूट के बाई एम डैश आता है। तो यहाँ एम डैश की वैल्यू कितनी है इस केस में, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है ना, क्योंकि तो पूरा एक ही सिस्टम बन गया, एक ही सिस्टम बन गया, तो टोटल मास ये हो गया ना फिर हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, तो मैंने यहाँ एफ बी डी बनाया। तो आप देख रहे हो कि इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन इधर ही है, नीचे वाले ब्लॉक पर आप देख रहे हो कि केक्स तो इधर है। अब अगर अपर ब्लॉक पे एक्सेलरेशन उधर है, इसका मतलब इसको एफ एस तो इधर ही होना चाहिए, तो फिर इसको किधर होना चाहिए, एफ एस पीछे होना चाहिए। ये समझ में आया? तो फिर इसका मास अगर एम है तो एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखा एफ एस इक्वल टू एम ए, और हमें मालूम है पूरे सिस्टम के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो के एक्स इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए है ना, यहाँ से ए मिल गया ना मुझे, क्या आ गया, के एक्स बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यहाँ रख देंगे, तुम्हारे पास आ गया एम के एक्स बाई एम प्लस एम। अब उसने कहा कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम कितना इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, क्यों, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है। तो मैक्सिमम कितना है यहाँ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में, वो है दरअसल म्यू एम इंटू जी तो है।
इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ही तो देखेंगे यहाँ। तो यहाँ जो फ्रिक्शन है वो ऊपर ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो ये आएगा ना मैक्सिमम वैल्यू। ये समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू एम जी हो जाए। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ये क्लियर है अभी? तो ये हाँ आंसर सर। ऐसे बनेगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिख लिया है? आगे चलें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ अ सिस्टम। तो दो मेथड है हमारे पास। पहला है फोर्स और टॉर्क, और दूसरा है एनर्जी मेथड। ओके, दोनों को कैसे समझना है बताएंगे। अच्छा, यहाँ क्या होगा, टॉर्क मेथड को कहाँ यूज करेंगे, जब हम लोग एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे, वहाँ टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। और फोर्स तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं, है ना, लीनियर एसएचएम के बारे में बात कर ही चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फोर्स मेथड समझते हैं। देखो, तो फोर्स मेथड क्या कहता है। मान लो ये सीलिंग है, ये क्या है, सीलिंग है, और यहाँ क्या है, ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग में हमने अभी कोई मास अटैच नहीं किया है, कोई मास यहाँ अटैच नहीं किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मास अटैच कर देता हूँ, तो मान लो इसमें एक्सटेंशन हो जाता है, और ये सिस्टम मान लो रुका हुआ है। कितना एक्सटेंशन है मान लो इसमें, तो मैंने मान लिया कि इसमें एक्स नॉट का एक्सटेंशन है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ऐसा होगा डेफिनेटली, ये तो मानते हो? यस और नो, यस और नो, यस सर। ऐसा होगा, ये मानते हो सब लोग? हाँ हाँ सर। आदित्य, आदित्य भाटिया मानते हैं ऐसा? जतिन ऐसा मानते हो? यस सर। श्याम कुमार, कीर्ति, कोई दिक्कत नहीं है ना? और कौन कौन है इसमें? आकांक्षा ऐसा मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है? सन्निधि? नहीं सर। ऐसा नहीं मानते हो आप? नहीं सर, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम पर है, तो आप ध्यान से देखो, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, इसका मास अगर है एम है तो एम जी लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है इसको, कि एक्स नॉट लग रहा है। तो सबसे पहले ये क्या हमारे पास, ये वाला, ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ, ये रेड में जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, ये दरअसल हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप ईपी मत लिखिएगा, ईपी लिखते फिर बाद जब आप रिवीजन करने जाते तो आप सोचते ईपी क्या है। अच्छा भाई, एक चीज और है, सबको नोट्स बनाने हैं, और मैं नोट चेक करूंगा तुम लोगों के। आगे बात समझ में, मैं कभी भी आपके नोट्स देख सकता हूँ, इसलिए नोट्स बनाना कंपलसरी है, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे नोट्स चाहिए।
तो क्लास नोट्स बनाना ही है, क्योंकि कई बच्चों ने क्लास नोट्स नहीं बनाए लास्ट टाइम, लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स मेथड में, इक्विलिब्रियम सबसे पहले ढूंढेंगे कि कहाँ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, ओके, देन we have to write the condition of the equilibrium. What is the condition? What is the equilibrium condition? ठीक है, तो next है equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है यहाँ? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये हुआ कि उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. इफ द नेट फोर्स इज जीरो at a particular point on a body, then it means what? It is in equilibrium. mg equal to kx naught. ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ओके, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना कहाँ है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना, यानी उस पर जो नेट फोर्स जीरो है उसकी कंडीशन लिखना। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? वी हैव टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस करेंगे? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया, तो मैं कितना डिस्प्लेस करूंगा? x। तो आप यहां देखो, स्प्रिंग जो फोर्स है वो तो इंक्रीज हो गया, और mg तो अभी भी कांस्टेंट ही है, तो नेट फोर्स किधर होगा इसका? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। उधर ही ले लेता हूँ, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, यानी नेट एक्सेलरेशन उधर होगा, और डाउनवर्ड mg तो रहेगा ही। तो नेट फोर्स ऊपर कितना आ रहा है? नेट फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, अभी स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, x प्लस x नॉट। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे। F कितना है? K x प्लस x नॉट माइनस mg इक्वल टू ma। आप देखो mg इक्वल टू kx नॉट है, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। आप देखो kx इक्वल टू क्या आ गया? ma आ गया। अब आपको याद होगा कि मैंने जब इक्वेशन लिखवाई थी, a is directly proportional to negative of the displacement from the equilibrium position of an object, ये था। लेकिन मैंने इक्विलिब्रियम, यहाँ जो एक्सेलरेशन है ना, वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम ही ले लिया, इसलिए ये इक्वेशन क्या मिलेगी हमेशा मुझे? पॉजिटिव। लेकिन आपका आंसर गलत नहीं आएगा, केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, छोड़ दो, उससे क्या लेना देना। हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। और हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी मिले या टाइम पीरियड मिले, हमारा तो आंसर फिर भी आ जाएगा। ये लिख लो पहले। लिख लिया सबने? अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया, तो के एक्स इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स, और इसको हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स से।
तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, के बाई एम का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एफ। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई रूट एम बाई के। अच्छा मैंने वहाँ कहीं गलत तो नहीं कर दिया था, वो उल्टा कर दिया था क्या, के बाई एम था ना। हाँ ठीक था, ये गलत कर दिया। तो ये हमारे पास में इसका टाइम पीरियड। अब आप कहेंगे सर यहाँ एम जी लग रहा था, ये तो जब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक था तब भी ये आ रहा था। हाँ एक बात याद रखो, जब भी कांस्टेंट फोर्स सिस्टम पर होगा वो हमेशा कट जाएगा, यानी उस कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड ही नहीं करेगा टाइम पीरियड। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स जब भी होगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करती है। आप चाहो तो ये पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट में बता ही रहा हूँ आपको। तो ये आंसर होगा। तो चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे मार्स पे ले जाओ, उसका टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। क्या करना है ना, हाँ। तो इस तरह से करेंगे। अथर्व देशमुख बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर्यन केकतपुरे, हाँ सर। आर्यन देशमुख, यस सर। गुड यार। क्रिस्टिन, यस सर। क्रिस्टिन आपका जवाब ही नहीं आया यस सर, समझ में आ रहा है। है ना, ओके। दीपिका, पराज आपसे, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या 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 टाइम, हाँ स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब यही है। आगे बात समझ में। ये जो स्प्रिंग और ब्लॉक का मैंने बताया, ये कहीं भी ले जाओ आप, मून पे ले जाओ, पोल पे ले जाओ, इक्वेटर पे ले जाओ, किसी लिफ्ट के अंदर इसको लेके जाओ, कभी इसका चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए जैसे और क्वेश्चन करवाता हूँ, श्योर आपको आइडिया लगेगा कैसे करते हैं। जैसे थोड़ा सा लगे आपको, हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पुली है और ये ग्राउंड है, और ये ब्लॉक है। ये जो पुली है ये मासलेस पुली है, इसका भी मास हो सकता है लेकिन मैंने मासलेस माना है। और ये अभी इक्विलिब्रियम पर है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये मासलेस पुली है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, किसका, ब्लॉक का। क्या चाहिए, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस सिस्टम की, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, तो इस सिस्टम की कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। तो क्या करो, पहले एफबीडी बना लो पहले सबका। तो मैंने मान लिया स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो एक्स का है, मतलब एक्स नॉट का है। तो एक्स नॉट का है तो यहाँ इसको फोर्स कितना लग रहा होगा, कि एक्स नॉट, इसको भी के एक्स नॉट। ओके, अब ये जो रॉप है यहाँ टेंशन मान लेते हैं टी नॉट है, यहाँ भी इसको ब्लॉक को टी नॉट ऊपर लगेगा, यहाँ भी टी नॉट होगा,
यहाँ भी टी नॉट होगा, यहाँ भी टी नॉट होगा, है ना। और ये नीचे यहाँ तक ऐसा है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करी। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। ओके, क्या हो जाएगी, तो हमारे पास में आ रहा है टी नॉट इक्वल टू एम जी होगा। और इसको देखो, स्प्रिंग सॉरी जो पुली है वो तो मासलेस है, तो ये क्या आ रहा है देखो, टू टी नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट आ गया। तुम्हारे पास आ गया टू एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम है तो आप मुझसे बोलो, मैं वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम पे कैसे देखते हैं, नेट फोर्स जीरो देखते हैं, तो सबका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हर बॉडी पर नेट फोर्स क्या क्या है, तो जीरो करना है, जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया। अब थर्ड पॉइंट क्या बताया था, थर्ड पॉइंट बताया था इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक का देख रहे हैं, तो इस ब्लॉक को क्या करेंगे, एक्स डिस्प्लेस करेंगे। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे इसको एक्स डिस्प्लेस करता हूं, नीचे अगर मैं एक्स डिस्प्लेस करता हूं, तो ये पुली नीचे कितना चलेगा। अगर मैं इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस करता हूं, तो ये मालूम है पुली नीचे कितना चलेगा, तो पुली चला जाएगा यहाँ। और ये ब्लॉक आ जाएगा यहाँ। तो ब्लॉक को हमने इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेस किया, नीचे एक्स, तो पुली में कितना हुआ, मतलब पुली कितना चला, यानी स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, ये कौन बताएगा। वेरी गुड यार, अभी तो मैंने बोला ही था कि तुरंत आंसर दे दिया आपने। आया पीयूष, बहुत सही। 2x, नहीं श्याम कुमार, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं इसको x नीचे लाता हूं, तो आप ऐसे समझो, क्योंकि ये जो रोप है हमारे पास में, कौन सी रोप, ये जो रोप है इसकी लेंथ तो फिक्स है ना, वो तो चेंज करेगी नहीं। तो अगर आप ऐसे समझो, अगर मैं पुली को ऐसे समझो कि पुली को मैं नीचे मान लो एक्स डैश लाया, तो आप ध्यान से समझो, देखो एक्स डैश लाने का मतलब क्या हुआ कि रोप कितना चला, क्योंकि यहाँ से पुली नीचे अगर एक्स आया, तो ये जो रोप है ना, कौन सी रोप, ये जो रोप इधर से इधर आई है, ये तो इधर से भी तो नीचे आए, तो इसका तो टोटल एक्सटेंशन तो एक्स कितना हुआ, अगर एक्स डैश नीचे आया तो वो कितना गया नीचे ब्लॉक, एक्स डैश इक्वल टू, एक्स डैश इक्वल टू कितना गया, मतलब सॉरी एक्स इक्वल टू कितना गया, 2x डैश गया ना, x इक्वल टू क्या चलेगा, मतलब वो नीचे गया, x डैश पुली नीचे आया, तो इसका मतलब है पुली कितना चला, x/2 चला।
हर्षल आपके उधर प्रॉब्लम थी क्या? अभी बीच में हम गए थे, नेटवर्क इशू है क्या आपके उधर? यस सर। नेटवर्क थोड़ा ध्यान रखो नेट का इनका, है? कौन सा यूज कर रहे हो आप? सर जियो। जियो का ये हाल है, बताइए। पैसा तो इतना अनाप शनाप लेते हैं, काम ढंग का नहीं करते हैं कोड़ी का। ये कैसे है देखो, आप खुद ही देखो कि भाई ये जो पुली था पहले कहाँ था? ये पुली यहाँ देखो, ये पुली पहले कहाँ था? ये पुली यहाँ था ना, तो यहाँ से ये पुली यहाँ आया नीचे। तो जब पुली वहां से आया तो यहाँ से भी तो एक्स नीचे गया और यहाँ से भी एक्स नीचे गया कि नहीं गया? तो अल्टीमेटली ये तो ये कितना मतलब एक्स डैश, सॉरी एक्स डैश आया, तो ये जो रोप का एक्स डैश मिला के क्या जाएगा? ये 2x डैश जाएगा ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और नहीं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, अभी इसको लिखना नहीं है, एक और तरीका है मेरे पास में। क्या तरीका है देखो, ये हमारे पास में क्या है? पुली है, तो मान लेते हैं पुली नीचे की तरफ V1 से जा रही है, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं। और ये ब्लॉक जो है ये मान लेते हैं नीचे V2 से जा रहा है। हर्षल ऐसा मान सकता हूं मैं? हाँ सर। अब रॉप तो टोटल कांस्टेंट है हमारे पास में, रॉप अगर कांस्टेंट है तो यहाँ देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं? ये टी है, ये टी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तो यहाँ इसको फिर बड़ी डायग्राम, इसको टी लग रहा है, इसको टी लग रहा है, ये ब्लॉक यहाँ है, इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? V2 से जा रहा है। ओके, आप देख रहे हो कि ये तो फिक्स है ना, और यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, लगाओ समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये पुली तो रुका हुआ है, भले ही रॉप तो ये पॉइंट तो रुका हुआ है, तो 0। ये पुली देखो नीचे कितनी सारी V1 से, तो एक टी इधर का लेना है, एक टी इधर का लेना है, कितना हो गया? 2t V1 हो गया ना। उसके बाद इस ब्लॉक पे देखो टी ऊपर लग रहा है और V2 नीचे है, तो माइनस टी V2 इक्वल टू 0 हो गया ना, यानी 2V1 इक्वल टू क्या हो गया? V2। इसी इक्वेशन से देखो वो नीचे कितने से आ रहा था, तो x डैश ना, तो 2x डैश, समझ में आ रहा है? उसमें एक्सटेंशन क्या था? x डैश, और ये इधर कितने से गया? x से ना, x डैश कितना आ गया? x/2 ना, समझ में आया अभी हर्षल? यस सर। तो ये भी लिख लो, पहले ये बाद में लिखना है, पहले वो वाला लिख लो आप लोग सब, ये लिख लो पहले। लिख लिया आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं लिखा हो फिर से देख लो, लिख लो। लिख लिया? चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई अपने को, है ना? तो आप साइड में ये भी लिख लो, क्योंकि ये V1 किसकी वेलोसिटी है? V1 दरअसल इस पुली की वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना है। V1 इस पुली की वेलोसिटी है, हाँ, तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने x डैश लिया है, और V2 क्योंकि नीचे x से आ रहा है तो V2 के करस्पॉन्डिंग x ले लिया हमने। तो इसको क्या लिखोगे देखो, ऐसे लिख दोगे 2
dx डैश बाई dt इक्वल टू dx बाई dt। तो वहां से फिर हमारे पास में ऐसा रिलेशन आएगा। ओके, अब आते हैं उधर वापस उस पॉइंट पे। चलो उधर ये रिलेशन मिल ही गया और ये कंडीशन हमारे पास में दे रखी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हो रहा होगा, इसको t ऊपर लग रहा है, इसको t नीचे लग रहा है, तो ये t लग रहा है, ये t लग रहा है। डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ इसको t लग रहा है, यहाँ इसको t लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k x डैश प्लस x नॉट, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें तो ब्लॉक के लिए पहले लिखना है। किसके लिए पहले लिखना है, ब्लॉक के लिए। तो ये वाली इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि a है। अब एक चीज और है, इसी रिलेशन से देखो कहाँ गया, इसी रिलेशन से अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इसी रिलेशन से क्या एक्सेलरेशन मिलेगा, देखो 2a1 इक्वल टू a2 ना, है कि नहीं। तो a2 मतलब मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ, a2 मतलब a मान रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a, और उसका मान लेते हैं b, तो 2b इक्वल टू क्या मिलेगा, a। समझ में आया। तो मैंने पुली का मान लिया ऊपर की तरफ b, इसका मान लिया a, तो a इक्वल टू क्या आ रहा है, 2b। लिखो, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। पुली का तो मास ही 0 है, तो क्या लिखेंगे फिर भी, नेट फोर्स ऊपर की तरफ के एक्स डैश प्लस एक्स नॉट माइनस 2t इक्वल टू 0 इंटू बी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये पुली के लिए लिखा, नीचे वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन पुली के लिए। भाई सबको समझ में आए पुली के लिए कैसे लिखा, हाँ ठीक है। और ये वाली इक्वेशन ब्लॉक के लिए लिखा मैंने, लिख लो, फिर आगे ये कहानी बताते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था वैसे, इसमें एक टफ इसलिए बन गया क्योंकि इसके एनएलएम के कॉन्सेप्ट भी इसमें आ गए। हाँ 4 पाई, देखते हैं कितना आ रहा, 4 पाई रूट 1/k, देख लेते हैं। मैं इधर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, 2t दोनों का ऐड कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सॉरी 2 और ये 3, तो दोनों का ऐड कर लो, तो हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो नहीं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले को, यानी ऊपर वाले को 2 × 2, ऐसे समझ रहे हैं ना आप, या 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2 + 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2t - 2mg प्लस के एक्स डैश प्लस एक्स नॉट माइनस 2t
और ये इक्वल टू क्या मिलेगा, ma मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 ही है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो आप, के एक्स डैश को क्या लिखोगे, x/2 प्लस एक्स नॉट माइनस 2mg इक्वल टू ma। अब यहाँ देखो ध्यान से, के एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 2mg, ये वाला पार्ट देखो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हुआ के x/2 इक्वल टू ma, और हमारे पास में a इक्वल टू आ जाएगा k/2m इंटू एक्स। इससे कंपेयर कर लो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक था वो इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो ये आंसर आना चाहिए। पीयूष कहीं गलती करी क्या आपने, ये आंसर है। अच्छा 2ma हो जाएगा ये, ओके, गुड 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 गुड, मैंने गलती करी है, आपने तो सही किया है, 2ma हो जाएगा, 2ma हो गया, तो ये नीचे क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर आपका है, तो 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया k/4m का स्क्वायर रूट, और ये हो गया 2π/T, तो t इक्वल टू आ गया, हाँ बिल्कुल सही, तो 2 बार आ जाएगा, तो 4π√m/k, ये आंसर है। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए। क्लियर है भाई सबको, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने इसमें, आकांक्षा क्लियर है। जतिन बेटा, Yes, sir. नोट्स बना रहे हो ना, Yes, sir. Yes, sir. सबको नोट्स बनाने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वो हमारे पास में, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज करने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में पहला पॉइंट तो ये है, हमने वहां देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये था। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एक्सेलरेशन is
directly proportional to angular acceleration is directly proportional to negative of the angular displacement. Angular displacement from the equilibrium position. मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. ये कंडीशन आना चाहिए जहां अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, ये ध्यान रखना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लिख लो इसको. बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो देखो, ये आपकी कौन सी क्लास है, दूसरी की तीसरी? बोलो. सेकंड क्लास में. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सेकंड पॉइंट. अच्छा देखो, इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको. हाँ, आज की बात कर रहा हूँ. आज आज कितने बजे से क्लास थी, तो आज कितनी क्लास हुई, मतलब आज की, ऐसे मेरे कहने का मतलब होता है. सेकंड क्लास है, ठीक है. अच्छा, अल्फा को क्या लिखते हो आप? ये लिखते हो ना. तो अभी हमने वहां क्या देखा था, d2x/dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था. यानी यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी एक तरह से. तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकलता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ये, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. ये इसका सॉल्यूशन है. जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन.
डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है। थीटा नॉट क्या है, जैसे वहां ए था तो यहाँ क्या हो गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ओके, ओमेगा पता ही है, फाई आपको पता ही है, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट, क्या है, फेज कांस्टेंट। कहाँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या लिख दिया मैंने, हाँ इक्वेशन है, इक्वेशन है, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, किसी को फिर भी डाउट है तो बता सकते हैं। ये बनेगा, अभी आप ये जाएंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। कुल मिला के कहानी यही है, एक तो ये और एक ये वाली, कौन सी, ये वाली कहानी, यानी कुल मिला के कहानी यही है, यानी ये वाली कहानी। जैसा वहां था वैसा ही है, बस यहाँ थीटा है वहां एक्स था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। ओके, लिख लो इसको। अब इसमें एक चीज और बताएंगे आपको, थर्ड पॉइंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इक्वेशन को। तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है यहाँ, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी तो है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देख लिया सबने। अब एक चीज और दिखाते, देखो इसमें ये ओमेगा है, अब यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, थीटा नॉट ओमेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ऐसा लिख सकते हो कि पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसा लिख Yes, sir. सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा ओमेगा, इसको भी मैं ओमेगा ही बोल रहा हूँ, ये ओम का साइन होता है वैसे तो 1 माइनस क्या लिखोगे, थीटा बाई थीटा नॉट का होल स्क्वायर, इसकी पावर क्या लिखोगे, हाफ लिखोगे। तो ये इक्वेशन कैसे मिलेगी, देखो यहाँ से, यहाँ इक्वेशन आ गई, ओम यानी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू
थीटा नॉट, है ना। तो ऐसा करते थीटा नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, ज़्यादा अच्छा है। थीटा नॉट से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अंदर थीटा नॉट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस थीटा का होल स्क्वायर टू पावर हाफ ना, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, ओमेगा रूट थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस थीटा। लीनियर वाले में क्या इक्वेशन आ रही थी, बी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है। यहाँ भी ये इस रिलेशन का भी ध्यान रखना है, ये लिख लो। हो गया। तो ये हमारे पास में एंगुलर एसएचएम को लेकर ही बात हो गई है ना। तो वैसा ही है, बस यहाँ थीटा है, वहाँ एक्स था, वहाँ ए था, यहाँ थीटा नॉट है, बस ये कहानी है ना? अब यहाँ बात करते हैं, टॉर्क मेथड अप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के स्तर। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ किससे निकालेंगे, टॉर्क मेथड से। फोर्स मेथड से भी निकाल के दिखाऊंगा, मालूम है यहाँ सिंपल पेंडुलम में, पहले लेकिन टॉर्क मेथड से निकालेंगे। तो ये सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो होता क्या है, देखा भी होगा आप लोगों ने, ये एक लेंथ जो होती है इस वायर की, या जो रोप होता है, जो थ्रेड होता है, उसकी लेंथ जो है, इसकी जो डायमेंशन है किसकी, बॉब की डायमेंशन के कंपैरिजन में, यानी इसकी जो रेडियस है बॉब की, वो इसके लेंथ के कंपैरिजन में क्या होती है, स्मॉल होती है। यानी ये जो लेंथ है ना, ये एल है, और इसको हम पार्टिकल मास समझते हैं एक तरह से, इस एल के कंपैरिजन में पॉइंट समझते हैं। ये हो गया सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं। क्योंकि अभी मैं कंपाउंड पेंडुलम की भी बात करूंगा, है ना, टॉर्जनल पेंडुलम की भी बात करूंगा, है ना, और कॉनिकल पेंडुलम में आपको सर्कुलर मोशन में बता चुका था, क्योंकि कौन बनता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, ये जब ऑसिलेट करेगा तो कैसे ऑसिलेट करता है, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या भी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है दरअसल। यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे और यहाँ से इसको थीटा डिस्प्लेस करेंगे। तो मान लो मैंने इसको थीटा यहाँ डिस्प्लेस किया, है ना, तो ये इसका थीटा है। अब इस पे देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आपको ये मालूम है डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, mg। तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली हमने, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें दिख नहीं रही मुझे कुछ भी। वैसे भी है तो टी नॉट इक्वल टू एम जी, तो कोई मतलब ही नहीं उसका, है ना। हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, तो आप देख रहे हो कि एम जी की लाइन ऑफ एक्शन ये है कि नहीं। तो ये एम जी क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा होगा।
तो अब यहाँ से देखो, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ, ये एंगल थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ, ये डिस्टेंस हुआ एल साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। तो टॉर्क क्या होता है यहाँ, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट विच द टॉर्क इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल साइन थीटा, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई इंटू अल्फा ना, क्या लिखोगे, आई इंटू अल्फा। ये समझ में आ रहा है। जब बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, एम जी एल साइन थीटा, आई को क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा लिखोगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बॉब का इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। टॉर्क तो हमारे पास एम जी एल साइन थीटा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, याद आ रहा है, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यस और नो, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, एक l से l कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अल्फा इक्वल टू क्या रहा है, g बाई एल साइन थीटा। आना क्या चाहिए था अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अच्छा यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अल्फा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम में ले लिया है इसलिए। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, किसके लिए बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, तो हम बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब है कि थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, यानी साइन थीटा क्या होना चाहिए, थीटा। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब है थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए या वेरी स्मॉल। ये बात समझ में आई। ये लिख लो पहले, फिर आगे कहानी बताता हूँ। लिख लिया भाई सबने। यस सर। अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। हमारे पास आ गया, यानी अल्फा इक्वल टू जाएगा जी बाई एल थीटा, यानी किससे कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई एल का स्क्वायर रूट, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो आप देखो टी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यही तो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, है कि नहीं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना। मैं फिर आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, सुपर पोजिशन वाला, और एक एनर्जी मेथड रह गया, बाकी सब हो गया आपके, है ना। और कंपाउंड पेंडुलम है तो करवा देंगे वो, तो ये इसी पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो, तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा दूंगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आरबीडी में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आपके, है ना। तो अब इसका होमवर्क में क्या करना है, शीट है आपके पास में,
इसकी एक्सरसाइज 1 कर लो और वो मैं डाउट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा आपको। इसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, जो भी अभी तक पढ़ा है उसका, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, हार्ड कॉपी नहीं मिला, एसएचएम का हार्ड कॉपी नहीं मिला, क्यों? शाम को क्या बात कर दी आपने? एसएचएम का मिला ही नहीं आप लोगों को? अरे नहीं मिला है सर। सर ये वीक मिलेगा बोल रहे थे। अच्छा, बोला है ना मिलने को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मैं भी बोल देता हूँ वैसे। एसएचएम का और इसका आरबीडी का मिला कि नहीं मिला? हाँ सर वो मिल हाँ सर। वो मिल गया, एसएचएम का नहीं मिला था ना।